तो हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर 11, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज आपको यहाँ पे दी गई है शॉर्ट में। सबसे पहले वही जान लेते हैं हम। तो यहाँ हमें जो चीजें पढ़नी है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहली चीज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 11.1। 11.2 टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वो टूल्स, वो हथियार जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। और तीसरा है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये तीन चीजें मोटा मोटा हमें पढ़नी है कि क्या प्रिंसिपल होता है बायोटेक्नोलॉजी का, और कौन से टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कौन से हैं, और टूल्स जानने के बाद प्रोसेस क्या है इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। तो प्रिंसिपल आपने जाना क्या है बायोटेक्नोलॉजी। अगर डेफिनेशन की बात करें, ये वो टेक्निक है जिसमें जिंदा ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं या एंजाइम जो ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं और उनकी मदद से प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं, या कुछ ऐसे प्रोसेसेस कराया जाता है विच आर यूजफुल टू ह्यूमंस। बात आप समझ गए। बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब लिविंग है ना, बायोलॉजी का मतलब क्या, वो ऑर्गेनिज्म लिविंग, और टेक्नोलॉजी का यूज करें ऑर्गेनिज्म के साथ मिलाकर, तो वही बायोटेक्नोलॉजी होता है। जैसा कि यहाँ बोल रहे हैं, ये वो टेक्निक है जिसमें या तो जिंदा ऑर्गेनिज्म या उनसे प्राप्त किया गया कोई एंजाइम वो यूज किया जाता है प्रोडक्ट के लिए या किसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, अगर इस सेंस में हम बात करें तो दही का बनाना, कर्ड का, ब्रेड का बनाना, वाइन का बनाना, which are all micro mediated process could also be thought as a form of biotechnology। ऐसे में तो जो दही बनती है वो भी आप जानते हो बैक्टीरिया से बनती है, उसके लिए जावन ली जाती है। तो जावन में बैक्टीरिया होते हैं और उसी से दही बनाई जाती है। ब्रेड में भी, वाइन में भी, क्योंकि फर्मेंटेशन होती है तो बैक्टीरियाज का यूज होता है। तो इसका मतलब माइक्रो मीडिएटेड है ये प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि हम सोच सकते हैं कि ये भी एक फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही तो है। However, it is used in a restricted sense ना today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms। तो इसने कहा कि भैया ऐसे में तो दही बनना, ब्रेड बनना, वाइन बनना, वो भी हमारी डेफिनेशन पे खरा उतरता है, मगर आजकल थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड सेंस में हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। रिस्ट्रिक्टेड सेंस का मतलब आजकल किसके लिए, उन प्रोसेस के लिए विच यूजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जहां पर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं ताकि हम अचीव कर सके इन प्रोसेस को लार्जर स्केल पे, टू अचीव द सेम ऑन अ लार्जर स्केल पे हम अचीव कर सकें। तो थोड़ी सी डेफिनेशन वेरी कर गई। और जो बायोटेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं वो दही, ब्रेड और वाइन बनाने जैसा नहीं है। वहां पे तमाम और जो है ना प्रोसेसेस का यूज होता है, प्रिसाइज प्रोसेस का यूज होता है, और लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। फर्दर मेनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। अब क्या है ना, बहुत सारी और टेक्निक और प्रोसेस भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आ जाती हैं। देखते हैं आगे क्या है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो का मतलब तो आप जानते ही हैं। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, बॉडी से बाहर ना, आर्टिफिशियल माध्यम में। और वीवो अगर होता, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, तो वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर, अगर अंदर है तो वीवो और बाहर है तो विट्रो। जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी, ये इसके अलावा सिंथेसाइजिंग अ जीन, एक जीन को बनाना, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, एक जीन बनाना और उस जीन को यूज करना, ये भी
किसमें आ गया, इसी प्रोसेस में आ गया, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन बनाना, और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, ऑल आर पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अभी तक हुई। इसने कहा कि दही बनाना, ब्रेड बनाना भी एक तरह से हमारी डेफिनेशन पे खरा उतरता है कि वो भी बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि ऑर्गेनिज का यूज कर रहे हैं। मगर प्रिसाइज मिनट में अगर आप देखें तो ये बायोटेक्नोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पर अब बहुत बड़ी टेक्निक्स यूज हो रही हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे डीएनए वैक्सीन बना लेना, ठीक है, डिफेक्टिव जीन को भी ठीक कर देना। ये सब बायोटेक्नोलॉजी में चीजें आ रही हैं। नए तरह के मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, ये सब आजकल ये डेफिनेशन हमारी इनके लिए रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ज्यादा जो टेक्निक से यूज हो रही है। तो आगे देखिए ये क्या बता रहा है, इसीलिए देखिए, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern view, traditional and modern molecular biotechnology। तो ईएफबी ने वो डेफिनेशन दी है जो दोनों को, ट्रेडिशनल व्यू को और मॉडर्न व्यू को जोड़कर रखती है। द डेफिनेशन गिवन बाय ईएफबी इज एज फॉलोज। क्या दिया देखिए अब डेफिनेशन को, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो नेचुरल साइंस है हमारी, उसका इंटीग्रेशन, एंड ऑर्गेनिज्म या उनका ऑर्गेनिज्म का कोई सेल्स या कोई पार्ट सेल का या कोई उनका मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो ईएफबी ने दी है, कि हम नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करें किसी ऑर्गेनिज्म से, उसके सेल से, या उसके किसी पार्ट से, सेल के किसी पार्ट से, या हम कोई उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग ही बना लें, ऑर्गेनिज्म ले ही ना, जैसा मॉलिक्यूल बना लें और उसका यूज करके प्रोडक्ट और सर्विसेज गेन करें, तो ये होती है बायोटेक्नोलॉजी की नई डेफिनेशन। क्या बात को समझ गया बच्चा? यस सर। कोई डाउट हो तो बताइए, वरना आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको चीजें क्लस्टर क्लियर है और इसमें कोई खास ऐसी बात भी नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये क्या क्या चीजें इसमें आती हैं वो इसने शॉर्ट में बताया, पहले वो देख लेते हैं। Principles of biotechnology. Among many, the two core techniques that enable birth of modern biotechnology are, दो जो मेन टेक्निक है, कोर टेक्निक है, जिनसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बर्थ हुई, वो इसमें से एक क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है ये वो टेक्निक है जिससे हम ऑल्टर करते हैं केमिस्ट्री ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब दैट इज द टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री को हम बदल देते हैं, बदल सकते हैं उसमें कुछ और चीजें लगा के, दूसरा जो है सेगमेंट लगा के, और उसके बाद जब हमने इन्हें बदल लिया तो उसके बाद इन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो हमारा होस्ट है उसमें बदलने के बाद डीएनए आरएनए को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इस तरह से होस्ट की भी फिनोटाइप को चेंज कर दिया। तो पहली टेक्निक क्या हुई, डीएनए आरएनए को आपने क्या किया, बदला, बदलने के बाद इन्हें होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराया, और जब इंट्रोड्यूस कराया तो होस्ट का फिनोटाइप भी बदल गया। क्यों? क्योंकि आपने उसका जीनोटाइप बदल दिया। अगर जीनोटाइप बदलेंगे तो सीधी सी बात है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिनोटाइप वो बदल जाएगी। ठीक है, दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ये क्या है, जब हम ये जो है प्रोसेस को कैरी कर रहे हैं तो हमें कैसी कंडीशन रखनी चाहिए ताकि हम प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकें। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, इसका मतलब माइक्रोब कंटेमिनेशन फ्री, ऐसी कंडीशन हम मेंटेन रखें जब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हो जिसमें कि स्टेराइल कंडीशन हो, जिसमें माइक्रोब ना हो। ठीक है, एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब सराउंडिंग या जहां पर ये हो रहा है उस जगह पर। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल
in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibodies, vaccine, enzymes. इसका मतलब दूसरा प्रोसेस समझ गए आप, क्या मेंटेन करें स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल एम्बियंस, माइक्रोब कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस, जिसमें कि हम प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें और उसमें वही माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें जो हम करना चाहते हैं। ये नहीं अगर कोई और माइक्रोब होगा तो हमारा प्रोसेस हिंडर्ड हो जाएगा, हम जो माइक्रोब बनाना चाहते हैं उसकी जगह दो तरह के माइक्रोब बन जाएंगे, फिर प्योरीफाई करना पड़ेगा, या वो माइक्रोब हमारे प्रोसेस को हिंडर करेंगे, दिक्कतें करेंगे उसमें। ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटीज में बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि आजकल बन रही है एंटीबॉडीज, जैसे कि बन रही है वैक्सीन, जैसे कि बन रहे हैं एंजाइम्स। ठीक है बच्चा, ये बातें क्लियर होंगी मेरे ख्याल से, कोई कठिन बात नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। Let us now understand the conceptual development of the principles of genetic engineering. Conceptual क्या है, कैसे genetic engineering का डेवलपमेंट हुआ, उसको जरा हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, you probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. आप अप्रिशिएट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस ओवर एसेक्सुअल। क्या एडवांटेजेस होती है बता सकते हैं बेटा? वेरिएशन आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन करता है, इसके कारण इवोल्यूशन आता है, वेरिएशन करता है, सबसे बड़ी बात, जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं जीन में, और जो है जो भी ऑर्गेनिज्म उससे डेवलप होता है उसके बेटर चांसेस होते हैं सर्वाइवल के नेचर में। ठीक है, तो यही है कि you probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual. The former provides opportunities for variations and formulation of unique combination of gene setup. इसका मतलब वेरिएशन आती है उससे और फॉर्मुलेशन होता है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिकल सेटअप, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। उन जो जेनेटिकल चेंजेस आते हैं उसमें से कुछ उस ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होते हैं और पूरी पॉपुलेशन के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हर चेंज बेनिफिशियल ही हो, पर सम ऑफ विच आर बेनिफिशियल। ठीक है, asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variation. यही सबसे बड़ा अंतर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो परमिट करता है वेरिएशन को, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एडवांटेजेस है, सबसे बड़ा कारण। अब देखिए ये बात क्यों कह रहा है, ये बात ये बताना चाह रहा है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज जरूरी होता है और चेंज अक्सर अच्छे भी होते हैं, है ना, अक्सर अच्छे भी होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे चेंज अच्छे हो, पर कुछ चेंज अच्छे भी होते हैं। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वर ऑफन very often lead to inclusion of multiplication of undesirable genes along with the desired. क्या है कि हम ट्रेडिशनली भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट तो करते ही थे, है ना, कि दो प्लांट को मिलाया, उनको आप अभी भी करते हैं हम लोग, पेड़ को काटा और उसमें दूसरे पेड़ की डाली लाके चिपका के उसको आपस में जोड़ दिया, किसी चीज से टाई अप कर दिया और हाइब्रिड बन गया। ठीक है, मगर उसमें गड़बड़ी क्या थी? ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, जो कैरेक्टर हम चाहते थे कि किसी प्लांट का कैरेक्टर अच्छा वाला दूसरे में आया, उसके साथ साथ उसकी बुराइयां भी आ जाएंगी, क्योंकि आपने दोनों को साथ में मिला दिया। ये दिक्कत थी कि उसमें इंक्लूजन होता था और मल्टीप्लिकेशन होता था अनडिजायरेबल जीन्स का अलॉन्ग विद डिजायर्ड। जो ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट हम यूज करते थे, जो डिजायर्ड चाहते हैं वो तो होती थी मल्टीप्लाई, अनडिजायरेबल भी आ जाती थी, क्योंकि हम जीन अलग से निकाल के तो डाल नहीं रहे ना अच्छा ही वाला, हम तो दोनों को मिला दे रहे हैं बस। The technique of genetic engineering, which includes creation of recombinant DNA, use of genes and gene cloning and gene transfer, overcome this limitation and allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. तो हमारी जो नई टेक्निक अब आई है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, उसमें क्या है कि हम पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं मिलाते किसी के साथ, हम उसका डिजायर्ड जीन ले लेते हैं। ठीक है, या तो उससे रिकॉम्बिनेंट बनाना पड़ता है या सीधे वही जीन ले लेते हैं, और जीन क्लोनिंग या जीन ट्रांसफर की मदद से हम केवल डिजायरेबल जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराते हैं और अनडिजायरेबल को छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब कोई ऑर्गेनिज्म को और बेटर बनाना हो तो उसमें अच्छे जीन्स हम मिला देते हैं, जीन्स मिल जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म और भी बढ़िया हो जाता है उस केस में, है ना। क्या बात को समझ गया बच्चा?
Yes, sir. कोई डाउट है तो हम रुक सकते हैं 1 मिनट। आप समझ गए ना मॉडर्न और ट्रेडिशनल में क्या अंतर है? अब आपको लग रहा होगा ये तो कहानी चल रही है यही है, परंतु ऑप्शंस तो इससे भी बनते हैं और वो आपको क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि लाइन एनसीईआरटी की, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की लाइन से बनने वाला है। वो लाइनें याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्स्ट्रा तो याद होना चाहिए कुछ चीजें। एलॉबरेशन ऑफ एनसीईआरटी, आई विल टेल यू एवरीथिंग इन बायोटेक्नोलॉजी में, सब बताऊंगा आपको, कुछ बचेगा नहीं, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर फिर भी लाइनें तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, आगे देखिए, डू यू नो the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? कितना इंटरेस्टिंग बना के बोलता है एनसीईआरटी। क्या आप जानते हैं कि क्या होगी उस डीएनए की किस्मत? फेट का मतलब क्या होता है? किस्मत। उस पीस ऑफ डीएनए की किस्मत जो किसी तरह से एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो गया है। डीएनए तो लिया, दूसरे एलियन मतलब जो जिसमें वो डीएनए नहीं था, किसी और में। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई। ज्यादातर केस में जो डीएनए आपने दूसरे में डाल दिया है ना, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा इटसेल्फ इन द प्रेजेंसी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर केस में आपने पीस ऑफ डीएनए डाल तो दिया, परंतु ये दूसरे में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ज्यादातर केस में। ठीक है, परंतु अगर ये उसके सेल से जुड़ जाए, उसका अपना पार्ट बन जाए, तब वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता है। ऐसे तो ये एलियन है, उसके लिए इसको मल्टीप्लाई करने ही नहीं देगा। परंतु बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड विद द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, पर ये डीएनए अगर उसके जीनोम के साथ मिल गया, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। तब ये नहीं बोला है कि इट विल मल्टीप्लाई, इट विल ऑलवेज मल्टीप्लाई। क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा लाइन को, इट मे। हमेशा जरूरी नहीं है कि वो इंटीग्रेट हो जाए तो मल्टीप्लाई ही करे, ये जरूरी नहीं है, ये लाइन ध्यान दीजिएगा। तो इट विल अगर लिखा होता तो स्टेटमेंट एकदम सही नहीं होता। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। वो मल्टीप्लाई कर सकता है और होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिट हो सकता है, आगे की प्रेगनेंसीज में भी वो जा सकता है। हमेशा जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसकी भी कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है। क्यों ऐसा हो सकता है? दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अब वो क्रोमोसोम का पार्ट बन गया है एलियन पीस ऑफ डीएनए, इसीलिए मल्टीप्लाई कर सकता है और आगे इनहेरिट भी हो सकता है। क्रोमोसोम विच हैज द एबिलिटी टू रिप्लिकेट, तो ये एलियन पीस ऑफ डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट हो गया, उस क्रोमोसोम का जिसके पास खुद एबिलिटी है रिप्लिकेट करने के लिए, इसीलिए इस एलियन पीस ऑफ डीएनए को भी रिप्लिकेट करा सकता है। ठीक है, इन अ क्रोमोसोम देयर इज a specific DNA sequence called the origin of replication। एक specific DNA sequence होता है जिसे कहते हैं origin of replication, which is responsible for initiation of replication। Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of chromosome which has a specific sequence known as origin of replication। बात समझे? क्रोमोसोम में स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिससे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए जब आपने एलियन पीस ऑफ डीएनए उसमें अप्लाई किया, कोई डीएनए लगाया, तो वो उस क्रोमोसोम का पार्ट होना चाहिए जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो वहां रेप्लिकेशन होगा ही नहीं, वो डीएनए आपने जो इंट्रोड्यूस कराया वो रेप्लिकेट करेगा ही नहीं। इसलिए पहली कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जिस क्रोमोसोम का पार्ट आपने एलियन डीएनए को बनाया है उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, तभी वो रेप्लिकेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन रट डालिएगा, कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाती रहेगी ये पूरी लाइन। यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखा है? 10, ये लाइन एकदम रटी होनी चाहिए। 10 एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब एलियन डीएनए को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जोड़ दिया जाता है। साथ जोड़ने का मतलब जिस क्रोमोसोम में वो जुड़ा है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो आप इसका मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ ही जोड़ रहे हो ना, क्योंकि वो उस क्रोमोसोम में होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो आप उसके साथ लिंक करिए। जहां लिंक करिए वहां ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी हो उस क्रोमोसोम में, so that this alien piece of DNA can replicate and multiply in the host cell। इसका मतलब
अगर आप इस डीएनए को, एलियन डीएनए को किसी ऐसी जगह पे लगाते हो क्रोमोसोम पे जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, तो क्या आपका डीएनए मल्टीप्लाई करेगा? नहीं करेगा। क्या आपका प्रोसेस सफल होगा? नो नो सर। सर। नहीं होगा, बिल्कुल असफल हो जाएगा, क्योंकि जो आपने डीएनए बनाया है ना, उसको आप इस ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में मिलाते ही इसलिए हो ताकि उसकी नंबर, उसकी कॉपीज बढ़े। यही हमारा प्रोडक्ट होगा, यही एलियन पीस ऑफ डीएनए। या तो ये डीएनए खुद, या तो डीएनए का जो प्रोडक्ट होगा, ये जो बनाएगा कोई प्रोटीन या कुछ और, उस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए डीएनए आपने लगाया है। पर आपने एक डीएनए बनाया, निकाला, एक्सट्रैक्ट किया और उसको ऑर्गेनिज्म में डाला। आप चाहते हो कि अब ये ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करे और आपका डीएनए भी मल्टीप्लाई करे। वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है डीएनए डायरेक्ट, वो जीन डायरेक्ट, या फिर उसका जो जो डीन जो प्रोडक्ट बनाता है वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं, आइदर द जीन और द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द जीन, बट इन बोथ द केसेस द जीन नीड्स टू बी मल्टीप्लाई, इट हैज टू मल्टीप्लाई एंड मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, तब आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग, इसको हम क्लोनिंग कहते हैं, और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट ऑफ डीएनए। तो जो भी टेम्पलेट हमने लिया उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाए, इसी को हम क्लोनिंग भी कहते हैं। मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी बच्चा। जी सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ा। लेट अस फोकस ऑन फर्स्ट इंस्टेंस। पहले हम पहले इंस्टेंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। Let us focus on first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule. सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनता है उस पर फोकस करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब हुआ कि आपने ओरिजिनल डीएनए लिया और उसमें कुछ चेंजेस किया और उसमें कोई और जीन सेगमेंट मिलाया, कोई और डीएनए मिलाया। अब आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid. ये पॉसिबिलिटी जो हुई सबसे पहले वो कहाँ से इमर्ज की, कहाँ से आई? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हम लगा दें नेटिव प्लाज्मिड में, ठीक है। उस प्लाज्मिड में जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स नहीं है, हमने एक नेटिव प्लाज्मिड लिया, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स नहीं था, हमने उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स लगा दिया, तो वो प्लाज्मिड क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। यही ना होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा ना बेटा वो। यस सर। यस ठीक है, सर। जैसे कि आप मानिए ये आपका प्लाज्मिड है, नेटिव प्लाज्मिड, और आपने क्या किया ना कि इसमें ये एक जीन लिया। ये जो जीन आप देख रहे हैं असल में ये जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, रेजिस्टेंस जीन है। आपने प्लाज्मिड में कट लगाया, कैसे आगे बताएंगे हम कैसे लगाते हैं, और फिर दोनों को आपस में क्या किया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, ये इस तरह से प्लाज्मिड, और फिर इसके अंदर आपने ये जीन लगा दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जब आपने ऐसा कर दिया डियर, तो ये प्लाज्मिड असल में अब क्या बन गया? ये बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया ये, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड होता क्या है वो आप जानते हैं, आगे इसने वही लिख रखा है। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड जो होता है ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और यहाँ पे जो जिसका यूज किया गया है वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का यूज किया गया है। तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है और खुद रिप्लिकेट करता है, उसी प्लाज्मिड का यूज किया। किसने किया जरा देखिए यहाँ पर, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने कारनामा कर दिखाया 1972 में। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना के दिखाया 1972 में, जो मैंने अभी आपको ये पिक्चर से बताया। By isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कट कर लिया, ठीक है,
प्लाज्मिड में से, किसी दूसरे प्लाज्मिड में से कट किया। उसके बाद जो कि वो जो था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, क्योंकि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था वो डीएनए का सेगमेंट जो उन्होंने कहीं से कट कर लिया प्लाज्मिड से। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड। तो ये डीएनए जब इन्होंने कट किया तो पॉसिबल कैसे था? वो पॉसिबल था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। किससे पॉसिबल हुआ? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जिससे इन्होंने डीएनए कट करा, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो इन्होंने इस आरी से, ये आरी असल में ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ये डीएनए को कट करने के काम में आती है, उसकी मदद से इन्होंने काटा। और क्या काटा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उसके बाद द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। फिर उसको प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ दिया, जैसे कि हमने देखा था उस प्लाज्मिड डीएनए में कोई एंटीबायोटिक रेसिड्यू नहीं था। These plasmid DNA act as vector to transfer the piece of DNA attached to it. अब ये जो डीएनए, ये जो प्लाज्मिड बना, ये वेक्टर का काम करेगा और ट्रांसफर करेगा इस पीस ऑफ डीएनए को जो उसके साथ लगा है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जहां वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ उन्होंने बना तो लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसे कि हमने बताया था कि इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसमें ये 854 होता, एलियन पीस ऑफ डीएनए लगा दिया। ये बन गया इनका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अब एक वेक्टर की तरह एक्ट करेगा और इस एलियन पीस ऑफ डीएनए को जो आपने ब्लू वाला लगाया ये, इसको ये होस्ट में ट्रांसफर करेगा जो होस्ट है। तो दिस प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल एक्ट एज वेक्टर एंड नाउ इट विल बी ट्रांसफर टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो आपका ऑर्गेनिज्म है वहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए नीले कलर से बनाया ये वहां पे मल्टीप्लाई कर सके, ये मल्टीप्लाई कर सके। तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या कर रहा है? वेक्टर है, ये वाहक है, वहीकल है इस एलियन पीस ऑफ डीएनए को, जो ब्लू हमने यहाँ डीएनए बनाया हुआ है, उसको ट्रांसफर करने के लिए किसमें? होस्ट ऑर्गेनिज्म में। डायरेक्ट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात समझ गए बेटा? जी सर। You probably know that mosquito act as insect vector to transfer the malarial parasite into human body. In the same way, a plasmid can be used as vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism. वही बात बता रहे हैं, alien piece of DNA जो नीले कलर से बनाया है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मिड का। आगे लिख रहा है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। जो आपने कट किया एलियन पीस ऑफ डीएनए को कहीं से, तो उसके लिए तो आपने क्या यूज किया? आरई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, आपने यूज किया क्या? आरई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उससे आपने एलियन पीस ऑफ डीएनए कट कर लिया ये। फिर जब एलियन पीस ऑफ डीएनए को आपको जोड़ना था, तो जोड़ने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल हुआ वो था डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। मैं इन टूल्स को एलॉबरेट करूंगा और आपको बताऊंगा आने वाले अपकमिंग लेक्चर में। अभी हम एनसीईआरटी को इसी तरह पढ़ते जाते हैं, बाकी और जानकारी भी मैं आपको दूंगा इसके बारे में, अधिक जानकारी। ठीक है, तो कट करा आरी से और जोड़ा किससे? डीएनए लाइगेज से, विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंस देयर एंड। ये कट डीएनए मॉलिक्यूल पे एक्ट करता है और उनके एंड्स को ज्वाइन कर देता है जो प्लाज्मिड है उसके साथ। This makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro, मतलब बाहर, and is known as recombinant DNA। तो इस तरह से recombinant DNA हम बना लेते हैं बाहर, काटा और फिर जोड़ दिया। When this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella, it can replicate using the new host DNA polymerase enzyme and makes copies। तो भैया आपने क्या किया? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से कट किया जो है एलियन पीस ऑफ डीएनए, उसको जोड़ा प्लाज्मिड से, और उस प्लाज्मिड को आपने साल्मोनेला में न ट्रांसफर करके एस्चेरिचिया कोलाई में ही ट्रांसफर कर दिया। ये बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड होता है साल्मोनेला से,
और ये यहाँ पर रिप्लिकेट कर सकता है यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक्स कॉपीज। तो क्या बात को समझे आप? यहाँ ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो हमने कट कर लिया कहाँ से? वो हमने कट कर लिया बेटा जी, आप कह लीजिए ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हमने कट किया था किससे? साल्मोनेला, साल्मोनेला से, ठीक है। और उसको प्लाज्मिड से जोड़ा और इस प्लाज्मिड को होस्ट ऑर्गेनिज्म में पुट कर दिया और होस्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या हो गया? इश्क्रीकिया, इश्क्रीकिया कोलाई, यही होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया। इसके अंदर हमने इसको भेजा, जब इसके अंदर हमने भेजा तो हमारा ये डीएनए ने खूब सारी अपनी कॉपीज बनाई, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए था। कॉपीज क्यों बना पाया? क्योंकि वो जुड़ा हुआ था प्लाज्मिड के साथ, और यहाँ होस्ट ऑर्गेनिज्म में इसने अपनी खूब सारी कॉपी बनाई, प्लाज्मिड वहां रिप्लिकेट किया और साथ ही साथ हमारा डीएनए भी रिप्लिकेट किया और उसकी मल्टीपल कॉपीज बन गई। This ability to multiply copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning और of antibiotic resistant genes in E. coli। इसी को क्लोनिंग कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की। अब मुझे बताइए, ये बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत है इसमें? बताइए बच्चा। तो हमने ये किससे लिया? ये जो डीएनए है, बताइए होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है मल्टीप्लाई करने की? किससे लिया? साल्मोनेला टाइफोरियम। साल्मोनेला से ना, यही पूछना चाह रहा हूँ। यस, साल्मोनेला से। जैसा कि देखिए इन्होंने बताया, हम एक मिनट हम पीछे जाके देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि the construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance gene with a native plasmid autonomously replicating plasmid of Salmonella typhimurium। इसका मतलब इन्होंने जो प्लाज्मिड है वो ले लिया साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का और उसके साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी लगा दी, और उसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो डीएनए बना उसको उन्होंने किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया? ई कोलाई के अंदर। ठीक है बच्चा, अब आगे जरा देखिए। तो यहाँ पर अब क्या है? You can hence infer that there are three basic steps in genetically modifying an organism। यहाँ तीन बेसिक स्टेप होते हैं अगर ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो। वो क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहले आप पता करोगे जो आपका डिजायर्ड जीन है, जो आपको मल्टीप्लाई करना है, उससे आप कहोगे डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन आप उसकी खोज करोगे ना, आइडेंटिफाई करोगे कि वो कहाँ पे है, उसे ढूंढ निकालेंगे आप पहले तो, क्योंकि उसी को तो आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसको निकालना पड़ेगा। ढूंढ निकालना इतना आसान प्रोसेस तो है नहीं। नहीं, ये रेत में सुई ढूंढने से भी कठिन काम होता है, क्योंकि रेत में सुई तो फिर भी ढूंढ सकते हैं आप, पर वो जीन ऑर्गेनिज्म में कहाँ छुपा है जो डिजायर्ड जीन है, उसको ढूंढने जानने के लिए आपको टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रिसाइजली पता होनी चाहिए, उन टेक्निक्स का यूज करना आना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बार ये जीन ढूंढ निकाला तो आप उसे कट कर लीजिए आरी से। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब इस डीएनए जो आपने निकाला काट के, उसको आपको होस्ट में इंट्रोड्यूस कराना है। और होस्ट में ऐसे थोड़ी ना है कि जीन निकाला उछाल दिया, लो होस्ट के अंदर चला गया। होस्ट के अंदर या इंजेक्शन से ही डाल दिया, हमेशा पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए वेक्टर की जरूरत होती है। तो आप उस आइडेंटिफाइड जीन को किसी वेक्टर से जोड़िए, जैसे कि अभी हमने देखा प्लाज्मिड, वो वेक्टर की तरह काम कर रहा था, उसके साथ जोड़ा और फिर उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। ये मोटा मोटा प्रोसेस है। एक बार होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंच गया तो मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन दी होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेंसीज। अब इस डीएनए को उस होस्ट में मेंटेन करना और फिर उसका ट्रांसफर करना किसमें? प्रोजेंसीज में। ये जरूरी है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई करे। हम ऐसी कंडीशन दें कि हमारा डिजायर्ड डीएनए जो है वो मल्टीप्लाई करे, बढ़ता जाए, और बढ़ेगा तभी हम उससे कुछ प्रोडक्ट जो है अचीव कर सकेंगे। क्या बात को समझ गया बच्चा? ये बात यस सर। क्लियर है? यस सर।
तो इसके बाद जो है हमारा जो आता है वो आता है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में इसने लिखा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है, कुछ ही बातें उसमें हमें ऐड करनी है और उसके बाद जो है ना इसकी जानकारी आगे हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। इसको तेजी से पढ़ेंगे और समझेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। परंतु